तो आज स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हमने अब तक पढ़ा था वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड जैसे मान लीजिए CH3COOH, ये एक वीक एसिड है और हमारा HCl ये भी वीक एसिड है। अब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करें और इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो इससे भी हमें H पॉजिटिव आयन मिलेंगे और इससे भी हमें H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। तो जैसा हमने बताया था कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी OH आयन से, तो क्या होता है ऐसे कंपाउंड हमारे एसिड होते हैं। अब जितने ज़्यादा H आयन कंसंट्रेशन होगी एसिड में वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो दोनों ही वीक एसिड है, लेकिन कंपेरिजन करें इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों का क्या है आयोनाइजेशन दोनों का कैसा है, कम होगा क्या होगा वीक है, लेकिन कम में भी क्या होगा किसी एक का थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये पता कैसे लगता है, उसको पता लगाने के लिए एक टर्म होता है, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो जैसे एसिड है इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है 1.8 × 10⁻⁵ और HCl का होता है 4 × 10⁻⁷। तो ये हैं इनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो जिस एसिड का, जिस वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसिडिक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट 1.8 × 10⁻⁵ है, लेकिन HCl का 4 × 10⁻⁷, यानी कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि एसिडिक एसिड HCl के कंपैरिजन मोर एसिडिक होगा। ठीक है ना। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि आगे कैसे। हमने बताया कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो वही एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे यहाँ पर हमारा वीक एसिड है, मान लो हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या होगा, एक तो H3 यानी हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे हमें एक्वस में, और ये A नेगेटिव आयन मिलेंगे एक्वस में। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर मैं इसका मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस H2 को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो गया K × कंसंट्रेशन ऑफ H2 = कंसंट्रेशन ऑफ H3O अपॉन ये। अब मैंने बताया स्टार्टिंग में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इतना वीक है कि इसका यदि हम आयोडाइज करें तो बहुत कम आयोडाइज होता है। हम कह सकते हैं कि जो अनडिसोसिएट वाटर मॉलिक्यूल हैं वो लगभग उतने ही रहते हैं जितने स्टार्टिंग में थे। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये A है, इसकी कंसंट्रेशन होगी कांस्टेंट
इक्वल टू क्या हो गया, H3O अपॉन HA। अब देखें आगे, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर एक नया कांस्टेंट हमने लिया लेटर, उसे कहा हमने Ka, यानी ये क्या है, यही हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। तो इक्वल क्या हो जाएगा हमारा H3O इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन HA। तो यहां से दिख रहा है हमारा कि ये जो K है इसकी वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, K की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और मैंने बताया था जब सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन मोर एसिडिक होता है। तो यानी ये ज्यादा या ये ज्यादा, ऐसा क्या हो गया, जब K की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा। तभी हमने बताया था आपको एसिडिक एसिड मोर एसिडिक देन HCN, क्योंकि हमने देखा था कि एसिडिक एसिड का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट था वो HCN से ज्यादा है। तो ये था हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। पोस्ट-वार्ड डायल्यूशन लॉ। अब तक हमने देखा कि जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यदि हम क्या करें, उन्हें वाटर में डिजोल्व करें तो उनका आयोनाइजेशन तो होता है, लेकिन आयोनाइजेशन वो कम होता है। अब कितना आयोनाइजेशन होता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का वाटर में डिजोल्व करने पर? तो इसके लिए पोस्टवाल ने बताया कि मान लीजिए हमने वाटर लिया और इसमें कोई हमने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व किया, तो इसका पहला आयोनाइजेशन होगा, मान लीजिए इसका आयोनाइजेशन 2% होगा। लेकिन यदि हम देखें कि इसमें हम वाटर और ज्यादा इंक्रीज करें, इससे क्या होगा, हम कह सकते हैं इसका डायल्यूशन बढ़ा, क्योंकि अमाउंट तो नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, हमने क्या किया, सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ा दी है, तो क्या होगा, डायल्यूशन बढ़ा। या कह सकते हैं अब इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो हम देखेंगे अब इसका जो आयोनाइजेशन है, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, वो बढ़कर थोड़ा ज्यादा हो गया। तो यानी हमें इससे ये पता लगता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जितनी कम करते जाएं, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी कम करते जाएं, क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन बढ़ता जाता है। ऐसा बताया किसने, पोस्टवाल ने। तो इस आइडिया को ट्राई करते हैं। ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये H कैटायन और A एनायन में डिसोसिएट हो गया। मान लीजिए
इसकी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर है। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हम कहें एट इक्विलिब्रियम, सपोज करिए इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, इसके 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा बन जाएंगे और ये भी अल्फा बन जाएंगे। अब मान लीजिए हमने इसे 20 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो ये बन गई इसकी कंसंट्रेशन, ये बनेगी इसकी कंसंट्रेशन और ये हो गई ए नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब क्या करें, हम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालें। एसिड है तो Ka हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, H कैटायन की कंसंट्रेशन इनटू A एनायन कंसंट्रेशन अपॉन H A की कंसंट्रेशन। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू आएगी, तो हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन नहीं है अल्फा अपॉन V, ए एनायनिक कंसंट्रेशन कितनी है अल्फा अपॉन V, और H कितनी है 1 माइनस अल्फा अपॉन V। इसे सॉल्व करना है तो ये निकल के आ जाएगा हमारा V से भी कैसे अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V, ये निकल के आ गया हमारा K। हम ये जानते हैं कि ये हमारा 1 अपॉन V एक्चुअल में होता है कंसंट्रेशन के ऊपर, तो यहाँ पर ये मालूम है 1 अपॉन ये V है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर इंटू C और 1 माइनस अल्फा, ये निकल गया हमारा एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अच्छा, ये तो मान लो हमारा जो एसिड है वो बहुत ज्यादा वीक है, कैसा है, बहुत वीक है, तब क्या होगा उस समय, इफ H इज वेरी वीक, उस समय क्या होगा, हम कह सकते हैं कि 1 मोल के कंपैरिजन जो अल्फा है, यानी बहुत कम आयरन होता है, 1 मोल होते हैं 6.03 × 10⁻23, उसके कंपैरिजन जो अल्फा मॉलिक्यूल जितने आयरन है वो बहुत कम हो गए। इसमें क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि अल्फा इज लेस देन 1, इसलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, यानी लगभग, ठीक है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, वन मान सब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो एक रिलेशन हमारा है, इससे हम निकाल सकते हैं रिलेशन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Ka अपॉन C, ये हो जाएगा हमारा Ka अपॉन C। तो हमारा अभी रिलेशन निकल के आया कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू Kc अपॉन C, यहां मैं कह सकता हूं अल्फा इक्वल टू
तो के अल्फा इक्वल टू के अपॉन सी। अब देखिए, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू, ये था हमारा अल्फा अपॉन वी, या मैं कह सकता हूँ अल्फा इंटू सी, ये था। तो अब मैं कह सकता हूँ कि एच केटाइन कंसंट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू सी, और अल्फा वैल्यू कितना ली हमने, अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट के अपॉन सी इंटू ये सी। अब मैं कह सकता हूँ के अपॉन सी, इसको अंदर ले आओ तो जाएगा सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, क्या रह गया हमारा, ये रह गया के ए इंटू सी, ये निकल जाएगा हमारा हाइड्रोजन केटाइन की कंसंट्रेशन। तो इस तरह से देखकर हमने पोस्ट बाय डायरेक्शन लॉ से एक तो आयन एसिड कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला, यदि हमारा एसिड ज्यादा वीक है उस समय ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा। इससे हमने क्या निकाला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला हमने, और साथ में निकाला हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला निकाला। ठीक है ना, ये सही फॉर्मूले हमारे काम आएंगे न्यूमेरिकल करने में। बफर सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो क्या हुआ, इसकी नेचर या तो एसिड होगी या बेसिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन कैटाइन कंसंट्रेशन होगी। अब मान लीजिए इसमें जितने हाइड्रोजन कैटाइन है उसके हिसाब से इसका पीएच सपोज करिए ये 6 है, क्या चाहिए 6 है, तो क्या हो जाएगा, इसका पीएच फिक्स है। अब मैं क्या करूँ, इसमें मान लो थोड़ा सा मैंने कोई और एसिड मिला दिया, मान लो इसमें आपको HCl डाल दिया, तो क्या होगा, HCl डालने से क्या होगा, इसमें और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। अब क्या होगा, जब इसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन आ गए तो क्या होगा, अब इसकी पीएच बढ़ जाएगी, पीएच इसकी बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ जाएगी, एसिडिक नेचर इसका बढ़ जाएगा। तो पीएच क्या होगा, इसका पीएच मान लो यहाँ से अगर 3 हो गया, क्योंकि जितना एसिड होगा उसका पीएच उतना कम होता जाएगा। अच्छा, या मैंने क्या किया, इसमें एसिड नहीं डाला, कोई मान लो मैंने बेस डाल दिया, बेस डालने से क्या होगा, अब इसमें ओवर ज्यादा हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे, तो क्या होगा, अब इसका पीएच बढ़ जाएगा, मतलब इस थोड़े से मतलब 8 आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी हम सॉल्यूशन में कोई एसिड या बेस डालते हैं तो उसका पीएच चेंज हो जाता है। ठीक है ना, उसका पीएच चेंज हो जाता है, या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा या फिर और बेसिक हो जाएगा। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पर उनका पीएच लगभग वही रहता है, यानी ज़्यादा चेंज नहीं होता। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पर उनका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होता, लगभग उतना ही रहता है। ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन, कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। जैसे बताऊँ आपको, हमारी बॉडी में ब्लड है, हमारी बॉडी में ब्लड है, उसका जो पीएच है
वो रहता है 7.35, यानी ब्लड हमारा थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। ये कितना होता है उसका 7.35 होता है। अब वास्तव में ब्लड क्या है? ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि यदि हम अपने बॉडी में कुछ भी खाते हैं, कभी हम कुछ खट्टा खाते हैं या कभी हम कुछ तीखा खाते हैं, तो क्या होता है? हमने कुछ भी खाया तभी क्या होता है? ब्लड का पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं? खट्टा ही खाते हैं, जब खट्टा खाएंगे तो स्वाभाविक उसका पीएच बढ़ना चाहिए ब्लड का, लेकिन ब्लड क्या है? एक बफर सॉल्यूशन है, तो क्या होता है? उसका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होता, उतना ही वो मेंटेन बनाए रखता है। तो ऐसे ही करके क्या होता है? बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं ऐसे सॉल्यूशन। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, पहला होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये कैसे बनता है? ये बनता है किसी वीक एसिड में, किसी वीक एसिड में उसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो जो वीक एसिड है, इसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दें तो क्या बन गया? यानी वीक एसिड का उसके स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, यानी किसी वीक एसिड और उसी वीक एसिड का उसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, इनका जो मिक्सचर है वो होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, इसका जो पीएच है वो 4.7 इतना रहता है। यानी यदि इस बफर सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड बनाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एसिड बनाएं या थोड़ा बेस बनाएं, तो इसका पीएच लगभग इतना ही रहेगा। दूसरा आता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है? कोई वीक बेस और इसी वीक बेस के साथ किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट का मिक्सचर, यानी वीक बेस एंड वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने सॉल्ट का सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन मिल रहा हमारा, ये कह रहा है हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये जो हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन है, इसका पीएच, क्योंकि ये बेस है तो 7 से ज़्यादा होगा, 9.25 इसका पीएच रहता है। इसमें हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस बनाएं तो क्या होगा? इसकी जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती। तो ये था हमारा बफर सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस बनाने पर इसका पीएच चेंज नहीं होता, उसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर माने वीक एसिड और वीक एसिड का उसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना सॉल्ट का मिक्सचर। दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन, यानी वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने सॉल्ट का मिक्सचर, ये कहलाता है हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो ये था हमारा बफर सॉल्यूशन।